अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यकीनन आप लोगों ने देखा होगा कि रेल की पटरी के दो जो सेक्शंस होते हैं उनके दरमियान में गैप रखा जाता है। और अगर आपको नहीं पता तो पिक्चर आपके सामने है, और ऐसा हकीकत में होता है कि जब भी दो सेक्शंस मिलाए जाते हैं रेलवे ट्रैक के, तो उनके दरमियान में कुछ गैप छोड़ा जाता है। इसके अलावा यही गैप बहुत ही ज़्यादा विजिबल होता है जो पुल वगैरह बनते हैं, जो पुल के दो सेक्शंस होते हैं उनको भी आपस में जोड़ने के लिए ऐसे ही दो लोहे के पार्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें गैप रखा जाता है, जो कि आप जब भी पुल से ट्रेवल करोगे तो आप देख पाओगे। इसके अलावा एक और फिनोमेना है, वो ये है कि जब भी हीट मिलती है तो जो मरकरी होता है थर्मामीटर के अंदर वो फैल जाता है, इसमें एक्सपेंशन होती है। ओरिजिनली बल्ब के अंदर होता है, लेकिन जैसे जैसे हम उसे हीट देते हैं वैसे वैसे मरकरी अपनी जगह को बढ़ाता रहता है, यानी कि फैलता रहता है, एक्सपेंड होता रहता है। इसी तरीके से तीसरा फिनोमेना आप देख सकते हो कि ये मेटल की स्ट्रिप हीट करने पर फैल रही है, बेंड हो रही है, और जैसे ही हीट हटाई गई वैसे ही ये अपनी एक्चुअल पोजीशन पे वापस आ रही है। तो तीनों बिल्कुल ही मुख्तलिफ दिखने वाले फिनोमेना हैं, बट इन तीनों चीज़ों के पीछे एक ही चीज़ जिम्मेदार है, और वो है थर्मल एक्सपेंशन, जो आपके सामने लिखा हुआ है। अब थर्मल एक्सपेंशन बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो आ गया थर्म, थर्म का मतलब होता है हीट, और एक्सपेंशन का मतलब तो आपको पता ही है, इंक्रीज होना। तो इसका मतलब किसी बॉडी का इंक्रीज होना, उसके साइज का बढ़ जाना ड्यू टू हीट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। उसे थर्मल एक्सपेंशन कहा जाता है। किसी भी चीज को आप हीट दें और हीट मिलने की वजह से वो फैले, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। अब आप सोचोगे हीट मिलने की वजह से मरकरी तो फैल रहा था, स्ट्रिप भी फैल रही थी, लेकिन वो गैप क्यों रखा जाता है रेल की पटरियों के जो दो सेक्शंस होते हैं उनके दरमियान में? तो उसका आंसर वीडियो के आखिर में दूंगा। सबसे पहली बात, whenever we supply some amount of heat to any solid substance then its dimension will increase। जब भी हम सप्लाई करते हैं हीट किसी सॉलिड सब्सटेंस को तो वो फैल जाता है। द इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये जो इंक्रीज आता है साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट पे ड्यू टू द हीटिंग, इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन। एग्जाम्पल यहाँ पर सॉलिड की दी गई है, बट थर्मल एक्सपेंशन आप देख सकते हैं लिक्विड्स में भी थर्मल एक्सपेंशन देखा जा सकता है, गैसेज में भी। बस हीट की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट का फैल जाना, अपनी डायमेंशंस को बढ़ा लेना, इसे थर्मल एक्सपेंशन कहा जाता है। थर्मल एक्सपेंशन की वजह है बेसिकली मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेट होना। ये दो पिक्चर्स आपके सामने हैं, एक कोल्ड ऑब्जेक्ट की है और एक हॉट ऑब्जेक्ट की है। हॉट ऑब्जेक्ट साइज में बड़ा नजर आ रहा है, कोल्ड ऑब्जेक्ट साइज में छोटा नजर आ रहा है। देखिए, मैटर हो, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उसके मॉलिक्यूल्स के पास एक खास किस्म की एनर्जी होती है जिसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। चलिए फिलहाल अगर सॉलिड तक ही अपनी बात को रोकें, तो जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी जगह पर वाइब्रेट करते रहते हैं। ये मॉलिक्यूल इर्द गिर्द में वाइब्रेट कर रहे हैं लगातार। लेकिन क्योंकि कोल्ड है तो जो वाइब्रेशन है वो कम होती है, क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी कम होती है। बट जैसे ही किसी भी सब्सटेंस को हीट दी जाती है तो वो हीट गायब तो होगी नहीं, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो यही जो अमाउंट ऑफ हीट होता है ये जाके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना? तो पहले काइनेटिक एनर्जी कम थी, कम वाइब्रेट हो रहे थे, ऑब्जेक्ट का साइज कम नजर आ रहा था। अब हमने हीट एनर्जी दे दी तो ये एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स में। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं पहले से ज्यादा वाइब्रेट करते हैं, और नतीजन जो एवरेज साइज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो हमें बढ़ा हुआ नजर आता है। तो ये हो गई वजह थर्मल एक्सपेंशन की, कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं वो हीट कन्वर्ट हो जाती है उस ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में, एंड एज ए रिजल्ट जो साइज होता है इस ऑब्जेक्ट का बढ़ जाता है। थर्मल एक्सपेंशन की अगर हम फर्दर बात करें तो याद रखो थर्मल एक्सपेंशन होती क्यों है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अब उसको इंग्लिश में ही पढ़ लो। एज एनर्जी इन पार्टिकल्स इंक्रीजेस दे स्टार्ट मूविंग फास्टर एंड फास्टर वीकनिंग द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन देम। तेजी से वाइब्रेट करते रहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं और नतीजे में एक्सपेंड हो जाता है वो सब्सटेंस। ठीक है, तो वहाँ पे फिगर के जरिए समझिए। यहाँ पर जो इंग्लिश में आपने साइंटिफिक रीजन का आंसर लिखना है वो भी आपके सामने है, कि ज़्यादा से ज़्यादा मूव करते रहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाएंगी तो ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ जाएगा। अब बात कर रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन की, तो इसकी दो टाइप्स भी होती हैं। थर्मल एक्सपेंशन इज टू टाइप्स। पहली टाइप कहलाती है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, और दूसरी टाइप कहलाती है वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। वैसे काफ़ी हद तक इनके नाम से भी जाहिर है कि लीनियर में क्या होता होगा, वॉल्यूमेट्रिक में, बट हम दोनों को वन बाय वन समझेंगे इन डेप्थ। स्टार्टिंग विद लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। क्या होती है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन?
जब भी हम सप्लाई करते हैं कुछ अमाउंट ऑफ हीट किसी रॉड को या रॉड जैसे सब्सटेंस को, तो नतीजे में उसकी लेंथ बढ़ जाती है, ठीक है ना। लीनियर, लीनियर से आया है लाइन, लाइन यानी कि लेंथ, ये आगे यहाँ पे विल इंक्रीज। द इंक्रीमेंट इन द लेंथ ड्यू टू द हीटिंग इज नोन एज लीनियर एक्सपेंशन, या लॉन्ग फॉर्म में कह सकते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो सीधी सी बात है, किसी भी रॉड जैसी ऑब्जेक्ट को अगर हम हीट देंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाएंगी, नतीजे में जो उस रॉड का साइज है वो बढ़ जाएगा, मतलब लेंथ बढ़ जाएगी बेसिकली। तो इस एक्सपेंशन को कहा जाता है लीनियर एक्सपेंशन। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो ये कि एक रॉड है जो कि बिफोर हीटिंग इसकी एक पर्टिकुलर लेंथ आपको नजर आ रही है, लेकिन जैसे ही हम इसे हीट देते हैं तो हीट मिलने के बाद ये अपनी लंबाई को बढ़ा लेती है, और आप देख सकते हो कि बिफोर हीटिंग लेंथ कम थी और आफ्टर हीटिंग लेंथ ज्यादा हो गई। तो जो फर्क आया है दोनों में, जो अभी रेड से नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज लीनियर एक्सपेंशन। यही लीनियर एक्सपेंशन है, लंबाई के अंदर जो इजाफा आया है, ये जो चेंज आया है इन लेंथ, दिस इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन, या लॉन्ग फॉर्म में कहते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ड्राइव करना है बेसिकली हमें, उसके लिए कुछ कंसिडरेशन कर लेते हैं। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का फॉर्मूला, उससे रिलेटेड कुछ बातें समझनी है। सबसे पहले कंसिडर कर लेते हैं एक रॉड जिसकी इनिशियल लेंथ L1 है और उसका टेम्परेचर T1 है, जैसे कि फिगर के नजर आ रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है वो L1 है और टेम्परेचर जो है वो T1 है। फिर हम इसे हीट देते हैं और हीट मिलने की वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर T1 से बढ़ के T2 हो जाता है और लेंथ L1 से बढ़ के L2 हो जाती है, जैसे कि नजर आ रहा है। तो इसका मतलब जो चेंज आया है लेंथ के अंदर वो आया डेल्टा एल, जो कि यहाँ पे रेड से आपको नजर आ रहा है। दिस इज नोन एज डेल्टा एल। अगर हम इस डेल्टा एल की बात करें कि किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो वही हमारी डेरिवेशन का मकसद है। ये जो चेंज इन लेंथ है ये सबसे पहले तो डिपेंड करता है चेंज इन टेम्परेचर पे, कि टेम्परेचर में फर्क कितना आया, यानी कि डेल्टा टी का मतलब क्या हो गया। इजीली आप T2 में से T1 को माइनस करके मालूम कर सकते हो। लेट्स से ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले तो ये डिपेंड करेगा कि कितना टेम्परेचर में चेंज आया। टेम्परेचर में ज्यादा फर्क आया तो एनर्जी में ज्यादा फर्क आया, लंबाई में ज्यादा फर्क आएगा, ठीक है। और दूसरा किस पर डिपेंड करता है, चेंज इन लेंथ एक्चुअली डिपेंड करता है ओरिजिनल लेंथ पे, कि ओरिजिनल लेंथ कितनी है। क्यों भाई ओरिजिनल लेंथ पे क्यों डिपेंड करने लगा? ओरिजिनल लेंथ पे इस वजह से डिपेंड करने लगा कि जितने रॉड की लंबाई ज्यादा होती रहेगी उतना उसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद ज्यादा होती रहेगी। जब मॉलिक्यूल्स की तादाद ज्यादा होती रहेगी तो आप हीट दोगे तो हर एक मॉलिक्यूल फैलेगा। भाई मिसाल के तौर पे एक रॉड के अंदर 10 मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल आपने हीट दी, हर एक 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 सेंटीमीटर फैल गया, तो कितने का फर्क आ गया, 10 सेंटीमीटर का। बट एक दूसरी रॉड है जिसमें 20 जो है वो मॉलिक्यूल्स हैं, अब आप एनर्जी दोगे उतनी ही एनर्जी, तो हर एक अगर एक एक सेंटीमीटर भी एक्सपेंड होगा तो अब 10 सेंटीमीटर का नहीं बल्कि 20 सेंटीमीटर का फर्क आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ओरिजिनल लेंथ ज्यादा होती है तो चेंज इन लेंथ भी ज्यादा आता है, ठीक है जी। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करें, हम कंबाइन करेंगे इन इक्वेशंस को, यानी कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? हमें रिजल्ट मिलेगा कि जो चेंज इन लेंथ है वो डिपेंड करता है L1 पर और डिपेंड करता है डेल्टा टी पर, ठीक है। और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करते हैं, इक्वल का साइन आता है और आता है कांस्टेंट, तो यहाँ चेंज इन लेंथ बराबर आ जाएगी, इक्वल का साइन आ गया और आने वाला कांस्टेंट भी अल्फा ही होता है, प्रोपोर्शनल नहीं है, ये अल्फा है और इधर हम लिखेंगे डेल्टा टी। बट व्हाट इज दिस अल्फा? ये जो अल्फा है वो एक्चुअली है क्या? अल्फा जो है इसे कहते हैं को एफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, या लीनियर एक्सपेंशन लिख देता हूं। ये कोफिशिएंट है, बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन डिपेंड करता है कि किस मटेरियल की बात हो रही है। तो भाई देखो ओरिजिनल लेंथ पे डिपेंड करता है, ओके फाइन मान लिया। अमाउंट ऑफ हीट पे डिपेंड करता है, डेल्टा टी पे डिपेंड करता है, मान लिया। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि मटेरियल पे भी तो डिपेंड करता है। कुछ मटेरियल्स हीट के लिए सेंसिटिव होते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं, लाइक आयरन, और कुछ ऐसे हैं जो कि हीट मिलने पे एक्सपेंड नहीं होते, लाइक वुड। तो इन सब पे डिपेंड करता है, तीन फैक्टर्स के ऊपर जो चेंज इन लेंथ है। अल्फा कोफिशिएंट है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का, L1 क्या है? L1 एक्चुअल लेंथ है, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है जी। तो ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले के जरिए हम हमेशा हमेशा मालूम कर सकते हैं चेंज इन लेंथ। हम इजीली जो है ना चेंज इन लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर,
सिर्फ हमें कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन चाहिए, L1 चाहिए यानी कि एक्चुअल लेंथ क्या है, और हमें मालूम करना होगा डेल्टा टी यानी कि चेंज इन टेम्परेचर। ओके, लेट्स से इसको इक्वेशन 3 कर देते हैं, इसको आगे यूज करना है, इस वजह से मैं इसको इक्वेशन 3 का नाम दे रहा हूं। आगे बढ़े अगर, तो इक्वेशन 3 को ही हम आगे बढ़ाते हैं। तो इक्वेशन 3 क्या होती है? इक्वेशन 3 है कि चेंज इन लेंथ, कैपिटल एल कहा था हमने, तो वो किस पर डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है अल्फा पर, L1 पे और डेल्टा टी पे, ठीक है ना, इसको एल कर। अच्छा, अब डेल्टा एल एक्चुअली बराबर किसके है? फिगर के मुताबिक देखो, चेंज इन लेंथ कैसे निकाल सकते हैं इजीली? अगर मैं L1 में से L2 माइनस कर दूं तो जो चीज मिलेगी वो चेंज इन लेंथ आएगी। तो इधर हम लिख सकते हैं L2 माइनस L। देयरफॉर जो ऊपर इक्वेशन बनी हुई है इधर हम लिख सकते हैं L2 माइनस L1, और ये आ जाएगा अल्फा L1 डेल्टा टी, ठीक है। और सिंप्लीफाई करो तो L2 को अलग कर सकते हैं, माइनस का L1 इधर जाके हो जाएगा प्लस का L1, प्लस अल्फा L1 और इधर आ जाएगा डेल्टा टी, ठीक है। अब यहाँ से L1 कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा L2 इज इक्वल टू, L1 को कॉमन ले लेंगे तो इधर जब कॉमन आ गया तो 1 बच गया, प्लस अल्फा बचा और इधर बच गया डेल्टा टी। L1 तो ऑलरेडी कॉमन आ गया था। तो ये भी एक फॉर्मूला है, और पिछला फॉर्मूला जो इक्वेशन 3 थी उससे हम लोग चेंज इन लेंथ मालूम कर रहे थे, न्यू लेंथ, ठीक है। इससे हम लोग न्यू लेंथ को मालूम कर सकते हैं। कभी भी किसी न्यूमेरिकल के अंदर अगर न्यू लेंथ मालूम करने के लिए कहा जाएगा तो हम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वैसे इक्वेशन 3 भी कर सकते हैं, बट दिस इज द बेटर फॉर्मूला टू फाइंड द न्यू लेंथ। ओके, अब एक चीज की डेफिनेशन रह गई जो आपको पता होनी चाहिए, वो है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। याद रखो, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को अगर डिफाइन करना है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। क्या मतलब? इक्वेशन 3 को जाके देख सकते हो दोबारा से, अगर नहीं याद मैं बताता हूँ। इक्वेशन 3 थी हमारे पास, इक्वेशन 3 इंप्लाइज दैट, एक इक्वेशन हमने निकाली थी कि जो चेंज इन लेंथ है वो बराबर होता है अल्फा L1 और साथ में आता है डेल्टा टी। यहाँ से अल्फा की वैल्यू अलग करो, अल्फा अलग होकर क्या हो जाएगा? डेल्टा L डिवाइडेड बाय L1 और इधर आ जाएगा डिवाइड में डेल्टा टी। ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास अल्फा के लिए। तो देखो, वैसे तो अल्फा बस मटेरियल को शो करता है, कोई इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, लेकिन अहम बात यह है कि अगर इसको मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो याद रखो, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल पर यूनिट यानी कि डिवाइडेड बाय L1 यानी कि ओरिजिनल लेंथ, और पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। तो जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो इसी फॉर्मूले से बनाई है। डेल्टा एल का मतलब चेंज इन लेंथ पर यूनिट, अपॉन का मतलब होता है पर यूनिट, ओरिजिनल लेंथ यानी कि L1, और पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर का मतलब हो गया डेल्टा टी। तो कभी पेपर के अंदर जो है आपसे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की भी डेफिनेशन पूछी जाती है, तो गलती से वो मत लिख देना, हमें डेफिनेशन चाहिए उसकी थर्मल एक्सपेंशन की ना, उसके लिए हमें कोफिशिएंट की अलग से डेफिनेशन चाहिए, ठीक है जी। ये हो गया लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। नाउ वॉल्यूमेट्रिक को अगर देखें तो नाम से जाहिर है वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूम के अंदर आने वाला चेंज। अगर किसी भी सब्सटेंस को हम हीट दें, और किसी भी ऑब्जेक्ट को, और उसका वॉल्यूम बढ़ जाए, चारों तरफ फैल जाए, तो इस इंक्रीमेंट को कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। और जाहिर सी बात है शेप पे डिपेंड करता है। एक रॉड को आप जितने भी हीट दोगे तो उसकी शेप बताती है कि उसने लंबाई में बढ़ना है, चारों तरफ नहीं बढ़ना। बट अगर क्यूब होगा, बलून होगा, तो वो चारों तरफ बढ़ेगा। तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन तब होती है जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप हीट दो और नतीजे में उसका पूरा का पूरा वॉल्यूम बढ़ जाए। दिस इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। जैसे फॉर एग्जांपल, एक क्यूब है हमारे पास, बिफोर हीटिंग ये नजर आ रहा है, और जैसे हम इसे हीट करते हैं तो इसका साइज आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा कि हाँ भाई इसका साइज क्या हो रहा है, इसका साइज इंक्रीज हो रहा है। तो आप देख सकते हो हीट मिलने के बाद ऑब्जेक्ट के साइज का बढ़ जाना, पूरा वॉल्यूम का बढ़ जाना, इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। नाउ उसी फॉर्मूले को अगर ड्राइव करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले कंसिडर कर लेते हैं एक क्यूब जिसका इनिशियल वॉल्यूम है V1 और टेम्परेचर है T1। इनिशियल वॉल्यूम है V1 और टेम्परेचर है T1, जैसे कि आपको फिगर में नजर आ रहा है। ये है बिफोर हीटिंग। हीट देने के बाद क्या हुआ आप देख सकते हो, एक ये इसका साइज इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम V1 से बढ़ के V2 हो गया, टेम्परेचर T1 से बढ़ के T2 हो गया, यानी कि जो डेल्टा टी होगा वो कितना होगा? वो होगा T2 माइनस T1। तो डेल्टा वी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? जैसे डेल्टा एल के फैक्टर्स निकाले थे उसी तरीके से डेल्टा वी के फैक्टर्स निकालने हैं। तो याद रखिए डेल्टा वी सबसे पहले तो डिपेंड करता है चेंज इन टेम्परेचर।
जैसे कि चेंज इन लेंथ डिपेंड कर रहा था चेंज इन टेम्परेचर पे। ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट दोगे, टेम्परेचर ज़्यादा फर्क आएगा तो वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ेगा, कम टेम्परेचर का फर्क आएगा तो वॉल्यूम कम बढ़ेगा। और किस पे डिपेंड करेगा? और डिपेंड करेगा उसके अपने ओरिजिनल वॉल्यूम पे। अगेन वही बात है, ओरिजिनल वॉल्यूम पे क्यों डिपेंड करने लगा? ओरिजिनल वॉल्यूम पे इस वजह से डिपेंड करने लगा कि जितना वॉल्यूम ज़्यादा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा, मतलब उतने ही मॉलिक्यूल होंगे, तो हीट मिलने पे हर एक फैलेगा, तो ओवरऑल फर्क जो है वो ज़्यादा आएगा। इट मीन्स वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा होगी। ठीक है जी। ओके, तो जल्दी जल्दी वही सारे स्टेप्स करने हैं जो लीनियर में किए थे। हम करेंगे कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को हमने कंबाइन किया, 1 और 2 को कंबाइन किया तो वो गया डेल्टा V इज इक्वल टू, सॉरी प्रोपोर्शनल का साइन आएगा, V1 आएगा और डेल्टा T आ जाएगा। फिर प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करते हैं, इक्वल का साइन आता है और आता है कांस्टेंट। यहाँ आने वाला कांस्टेंट होता है बीटा V1 डेल्टा T। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास डेल्टा V, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम। जबकि बीटा क्या चीज है? वहां पे अल्फा था कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और यहाँ पे जो बीटा है इट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। सो कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, जो कि एक्चुअली अल्फा की वैल्यू के 3 गुना होता है। देखो, जो अल्फा है ना वो मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है, बीटा ही मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है, और ये कोई नई वैल्यू नहीं होती। सिर्फ जो वॉल्यूम होता है वो क्योंकि 3 साइडों में होता है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है, तो अगर अल्फा एक लेंथ को शो करता है तो जो वॉल्यूम होगा यानी कि बीटा होगा वो 3 लेंथ को शो करेगा। हालांकि वीडियो में आगे इसका प्रूफ भी करेंगे, लेकिन अभी बताना जरूरी था कि बीटा कोई नई वैल्यू नहीं है, जस्ट अल्फा को 3 से मल्टीप्लाई करके बीटा की वैल्यू मालूम की जा सकती है। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 3। इस पर थोड़ा सा और बात करनी है। इस फॉर्मूले से हमें क्या मिलेगा? इस फॉर्मूले से हमें मिलेगा चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि डेल्टा V। और अगर नया वॉल्यूम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन 3 इंप्लाइज दैट क्या बनेगी? डेल्टा V बराबर है बीटा V1 डेल्टा T। बट हम जानते हैं अगर चेंज इन वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं? बड़े वॉल्यूम में से छोटे वॉल्यूम को माइनस करके। तो क्या बनेगा फिर? डेल्टा V, ये हो जाएगा V2 माइनस V1, इधर आ जाएगा बीटा V1 और डेल्टा T। V2 की वैल्यू को अलग करो, माइनस का V1 इधर जाके प्लस का V1 हो जाएगा, प्लस बीटा V1 डेल्टा T। ठीक है, कॉमन ले लो ताकि फाइनल फॉर्मूला मिल जाए फॉर न्यू वॉल्यूम। V1 आएगा कॉमन और यहाँ बचेगा 1 प्लस बीटा डेल्टा T। इस फॉर्मूले के जरिए कभी भी किसी न्यूमेरिकल के अंदर अगर हमें न्यू वॉल्यूम निकालना होगा तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं टू फाइंड द न्यू वॉल्यूम। ठीक है जी। अब देख लेते हैं कि बीटा को कैसे डिफाइन करें, जैसे कि हम लोगों ने अल्फा को डिफाइन किया था। चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। फिर उसी तरीके से निकालेंगे जैसे कि इक्वेशन नंबर 3 से हमने निकाला था। तो यहाँ की भी जो इक्वेशन 3 थी इस वाली डेरिवेशन की, वो थी डेल्टा V बराबर होता है बीटा V1 डेल्टा T। तो हम क्या करेंगे? हम इसको रीअरेंज करेंगे, बीटा की वैल्यू को अलग करेंगे। बीटा बराबर आएगा चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम और पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो फिर वही बात है, खुसूसियत तो ये मटेरियल की है, ठीक है ना, खुसूसियत मटेरियल की है। बट अगर मैथमेटिकली डिफाइन करना हो तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, जिसे हम बीटा से शो करते हैं। ठीक है जी। सो जैसा बता चुका हूं, बीटा 3 गुना होता है अल्फा के, बट उसका प्रूफ पेपर के हवाले से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अब हम उसी डेरिवेशन को करने वाले हैं कि कैसे बीटा 3 गुना अल्फा के बराबर होता है। रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। सो सपोज करते हैं क्यूब है जिसकी लंबाई L, लंबाई जो है, ब्रेथ जो है, हाइट जो है वो L1 है, W1 है और H1 है। ठीक है, यानी कि इसकी जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है ये L1 है, जो ब्रेथ है वो B1 है, और जो इसकी हाइट है वो H1 है, यानी कि इसका वॉल्यूम जो है वो V1 है। इसको ध्यान में रखना, भी आगे बात भी करेंगे। और टेम्परेचर T1 है। हीट देने के बाद क्या होगा? इसका साइज बढ़ जाएगा, तो जो लेंथ थी एक्चुअल L1 से L2 हो जाएगी, विड्थ W1 से W2 हो जाएगी, हाइट H1 से H2 हो जाएगी, तो जो वॉल्यूम चेंज होगा वो V1 से V2 हो जाएगा। ठीक है ना, V1 से बढ़ के कितना हो जाएगा? V2 हो जाएगा, एज शोन इन फिगर।
अगली फिगर के अंदर मैं मेंशन कर दूंगा। हाँ भाई, ये था L1, ये था L2, ये था H1, ये है H2। ठीक है, जो ब्रेथ थी, ये ब्रेथ कितनी थी B1, और ये वाली ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ये वाली ब्रेथ हो जाएगी B2। तो इनिशियल और फाइनल दोनों के आ गए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं इनिशियल वॉल्यूम का, इनिशियल वॉल्यूम कितना होगा, वो वॉल्यूम की सिंपल सी डेफिनेशन है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो इनिशियल वॉल्यूम V1 है, ये हो जाएगा L1 मल्टीप्लाई B1 मल्टीप्लाई बाय H1। ठीक है, ये आ गया इनिशियल वॉल्यूम। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दें और याद भी रखना है। फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, V2 होगा। और V2 कैसे मालूम कर सकते हैं, V2 मालूम कर सकते हैं L2 मल्टीप्लाई बाय B2 मल्टीप्लाई बाय H2, इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए ना। तो L2 B2 H2। अब इस फॉर्मूले में आप जानते हो L2 का एक फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया था अभी न्यू लेंथ के लिए ना। L2 का फॉर्मूला वीडियो को पीछे करके देख भी सकते हो। L2 का एक फॉर्मूला हमने निकाला था न्यू लेंथ के लिए, तो था L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, वैसे तो कॉपी साथ में रखा करो, नोट करते रहा करो जो मैं बता रहा हूँ, ताकि आपके पास लिखा हुआ हो। नहीं तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हो कि लेंथ का यही फॉर्मूला था। अगर लेंथ का यही फॉर्मूला था तो यही फॉर्मूला H2 के लिए क्या बनेगा बताओ। L2 की जगह पे L1 आ गया था, तो H2 की जगह पे H1 आ जाएगा। 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी नहीं बदलेगा, अल्फा और डेल्टा टी तो सेम है। सिर्फ अगर लंबाई को L से शो कर रहे हैं तो L2 की जगह L1 आ गया, H2 की जगह H1 आ गया। और एज इट इज जब B2 की वैल्यू चाहिए होगी तो हम यहाँ पे लिख देंगे B1 और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो हमारे पास L2 की वैल्यू आ गई, H2 की वैल्यू आ गई, B2 की वैल्यू आ गई, और ये सारी वैल्यूज हम रखेंगे इक्वेशन 2। पुटिंग इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 का मतलब हो गया V2 बराबर आ जाएगा L2 की जगह L2 की वैल्यू L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी इनटू B2 की जगह पे B2 की वैल्यू B1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, H2 की जगह पे H2 की वैल्यू H1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है जी, सो सिंप्लीफाई कर लो इसको, L1 इंटू B1 इंटू H1 एक साथ आ जाएगा, और बेसिस सेम तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब, ये आ गया V2। ठीक है जी, सिंप्लीफाई करना है और तो आप इक्वेशन 1 को देखो जरा। बट इक्वेशन 1 क्या इंप्लाई कर रही है, इक्वेशन 1 इंप्लाई कर रही है कि V1 बराबर आ जाएगा L1 इंटू B1 इंटू H1 की। तो हम क्या करेंगे, इस V1 की वैल्यू को यहां पे रिप्लेस कराएंगे। देयरफॉर V1 इन तीनों की जगह V1 आ गया, और यहाँ पे आ गया 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब। ठीक है, इसको जहन में रखना है आपने। अच्छा जी, अभी अल्फा तो इन्वॉल्व हुआ हुआ है, बीटा को कहीं से इन्वॉल्व करना है, लेकिन सबसे पहले सिंप्लीफाई करने के लिए V1 आ गया, इसका मसला हल हो गया। अभी जो ऊपर पावर क्यूब लगी हुई है, तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए a प्लस बी होल क्यूब का। मैं लिख देता हूं, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है जी, ये a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है। तो हम जो है वो ये जो वैल्यू है ना इसका क्यूब निकालेंगे और फिर इस इक्वेशन में पुट करेंगे, जिसे हम नाम दे रहे हैं इक्वेशन 3, इसमें पुट करेंगे बाद में। तो पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होल क्यूब, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब, फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आता है a क्यूब, फिर आता है क्यूब है, फिर आता है बी क्यूब, फिर आता है 3a स्क्वायर बी, और फिर आता है प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है ना, ये पूरा फॉर्मूला मैंने लिख दिया फॉर्मूले की सूरत में ना, इस तरीके से जो लिखा हुआ था ना मैंने उसको वैसे लिख दिया ताकि आप वैल्यू पुट कर सकूं। हमारे लिहाज से a की जगह पर 1 आना चाहिए और b की जगह पे दोनों आने चाहिए। तो ये आ गया 1, ये आ गया अल्फा डेल्टा टी, तो यहाँ पर आ गया 1, ये आ गया अल्फा डेल्टा टी, तो यहाँ पे आ गया 1 और ये आ गया अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सिंप्लीफाई करेंगे,
1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब बराबर आएगा 1 का क्यूब 1 होता है प्लस अल्फा क्यूब डेल्टा टी का होल क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर 1 हो गया 1 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कराओ वही आंसर आता है ये हो जाएगा अल्फा डेल्टा टी प्लस 1 खत्म हो गया 3 अल्फा का स्क्वायर और डेल्टा टी का स्क्वायर। ठीक है जी। और सिंप्लीफाई करने के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपने, अल्फा की वैल्यूज बहुत छोटी छोटी वैल्यूज होती है। अल्फा की वैल्यूज होती है 10 रेज टू द पावर -6, 10 रेज टू द पावर -8। तो अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है और टेम्परेचर भी इतना कोई चेंज करते नहीं है इसमें। लेकिन हाँ एक बात कंफर्म है, सिंस अल्फा इज वेरी स्मॉल, अल्फा की वैल्यूज बहुत छोटी होती हैं, 10 रेज टू द पावर -6, 10 पावर -8 होती है, 0.0000050 आते हैं, 0.0000070 आते हैं। तो इतनी छोटी वैल्यूज की जो स्क्वायर्स होते हैं और जो क्यूब्स होते हैं वो बहुत छोटे हो जाते हैं और छोटे हो जाते हैं। ठीक है ना। अगर हम 10 रेज टू दी पावर -6 का स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा 10 रेज टू दी पावर -12, यानी कि और छोटा हो जाएगा, ऑलमोस्ट 0 के बराबर हो जाएगा। और अगर इसी का क्यूब करते हैं 10 रेज टू दी पावर -6 का क्यूब करते हैं तो हो जाएगा 10 रेज टू दी पावर -18, यानी कि और छोटा। तो क्योंकि अल्फा बहुत छोटा है देयरफॉर हम उसकी हायर पावर्स को निग्लेक्ट कर देंगे, neglecting higher powers of अल्फा डेल्टा टी, क्योंकि साथ में आ रहे हैं तो दोनों को ही निग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो देखो हायर पावर कहां पर आ रही है, ये इधर आ रही है, तो ये पूरी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी, इधर आ रही है पूरी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। ये 0 नहीं होगा क्योंकि अल्फा इतना छोटा नहीं है कि निग्लेक्ट कर दें, उसका स्क्वायर या क्यूब इतना छोटा हो जाता है कि हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। अब क्या बनेगा, ये जो क्यूब का आंसर आया हमारे पास 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब बराबर आ जाएगा 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। ओके जी, इससे तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब इस वैल्यू को हमें रखना पड़ेगा इक्वेशन 3 में, जिसे हम पीछे सॉल्व करके आ चुके हैं। पुटिंग इन इक्वेशन 3, देख लो अगर नहीं याद, यहाँ पे पुट करना है इस ब्रैकेट की जगह पर ना, तो ये आ जाएगा v2 इज इक्वल टू v1, v2 इज इक्वल टू v1 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। ठीक है जी, ये हमारे पास आंसर आ गया v2 का। बट v2 का तो एक और फॉर्मूला पढ़ा आज के लेक्चर में हमने, बट v2 इज ऑल्सो इक्वल टू v1 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, जो नए वॉल्यूम का मैंने फॉर्मूला ड्राइव कराया था ना, वो वाला फॉर्मूला। तो आप देख सकते हो ये जो हमारी इक्वेशन 4 है इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड पे v2 लिखा हुआ है, और जो इक्वेशन 5 है इसके भी लेफ्ट हैंड साइड पे v2 लिखा हुआ है। तो 4 और 5 इक्वेशंस को कंपेयर कराना है, कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, क्या रिजल्ट मिलेगा, ये पूरी वैल्यू यानी कि जो लिखा हुआ है v1 1 प्लस बीटा डेल्टा टी बराबर आ जाएगा उसके राइट हैंड साइड के, उसके राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है ये v1 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। ओके जी, बस अब कैंसिल करने के लिए रेडी हो जाओ। सबसे पहले v1 से v1 कैंसिल होगा, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी बचेगा, यहाँ पे 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी बचेगा, फिर 1 माइनस 1 0, फिर बचेगा बीटा डेल्टा टी और यहाँ पे बचेगा 3 अल्फा डेल्टा टी, और फाइनली डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल। तो जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया कि बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 3 अल्फा, जो कि हम लोगों ने मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया। ओके जी, तो आज का लेक्चर यहीं पर ही खत्म करते हैं। हाँ एक बात रह गई थी, जो रेल की पटरी के दो सेक्शंस होते हैं उनके दरमियान में गैप इस वजह से रखा जाता है क्योंकि गर्मियों के मौसम के अंदर जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, धूप पड़ती है, तो रेल के पटरियों के फैलने की जगह होनी चाहिए। वरना अगर रेल की पटरियों को बिल्कुल जोड़ के बना देंगे तो गर्मी की वजह से जब उनमें लीनियर एक्सपेंशन होगा तो वो फैलेंगे और जगह नहीं होगी तो एक दूसरे को बकल कर देंगे, एक दूसरे को मोड़ देंगे, जिसकी वजह से ट्रेन डिस्ट्रैक्ट हो सकती हैं, ट्रैक से गिर सकती हैं। ठीक है जी, तो ये आपके साइंटिफिक रीजन का आंसर भी हो गया। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अल्लाह हाफिज।